अ वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। हम आज देखने वाले हैं मोर देन 70 रिवर्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की 70 से ज्यादा नदियों को हम एक ही मैप पर प्लॉट करेंगे। और यह याद रखिए कि आप अगर काउंटिंग लगाएंगे तो 70 से ज्यादा इवन हो सकता है ये 100+ रिवर्स को टच करे। और याद रखें, इतनी रिवर्स को आज हमारा ये टारगेट है कि आपके माइंड में सेटल डाउन करना है। और इस चीज को समझिएगा कि यूपीएससी के लिए फियर बनाया गया है कि यूपीएससी टफ एग्जाम है। मेरी बात बेहतर तरीके से अपने माइंड में सेटल डाउन करें कि ये टफ एग्जाम नहीं है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क सक्सेस का मंत्र है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए रिक्वायर्ड है स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। क्लियर? अब क्या है ये स्मार्ट वर्क, तो समझिए। अगर मैं आपसे यूपीएससी के कुछ प्रश्नों को दोहराऊं, तो एक प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर में, और ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले का मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, या रिसेंट ईयर का 1 या 2 साल पुराना प्रश्न होगा जिस डेट को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। याद रखें, प्रश्न ये था कि कौन सी ऐसी सिंधु की सहायक नदी है या इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो सीधे सिंधु से 2 नदियों का जल लेकर मिलती है। अब ये जो प्रश्न था ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कोट करा हुआ था। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आप पाएंगे कि मैंने बिल्कुल सिंपल मैनर में, और जिस समय ये प्रश्न आया था उस समय भी मैंने उस वर्ष जो बैच डील करा था उसमें इसे डिटेल में समझाया था कि सिंधु नदी तंत्र को अगर आप इजीली ले डायग्राम से प्लॉट करें तो आप बता पाएंगे कि कौन सी नदी किससे मिलती है। इसी प्रकार से गंगा नदी से रिलेटेड प्रश्न आए। एक बार प्रश्न इतना इजी था, ये रिसेंट ईयर का प्रश्न है, आप जाकर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो आप पाएंगे प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि निम्न में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। हम अभी प्लॉट करेंगे तो वहां एक नदी आएगी वेंगई के नाम से, वहां पर ऑप्शन था वेंगई का। अगर आपने सिंपल से सिर्फ एक बार मैपिंग और प्लॉटिंग की होती तो ये दोनों प्रश्न आपसे इजीली बन जाते। अगर आप इस वीडियो को बच्चों ध्यान से समझिए, अगर आपने देखा तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप 2 बार देखें वीडियो को, थोड़ा इत्मीनान रखें। अगर आपने यूपीएससी का 3 बार प्री, एटलीस्ट 3 बार प्री यूपीएससी का आपने दिया, तो आपको आज के इस वीडियो से दावे के साथ प्रश्न दिखेंगे और आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। बस जिस मैनर में मैं समझाना चाहता हूं उस मैनर में इसे डील करें। यानी कि अगर मैंने पहले आपसे कहा कि पहले नदी तंत्र को या रिवर ड्रेनेज सिस्टम को आप कॉपी पर प्लॉट करें हाथ से, बिना इंडिया के नक्शे करें। क्लियर? आपने एक बार उसे प्लॉट करा, इसके बाद आप उठाकर उसे इंडिया के मैप पर प्लॉट करें। क्लियर? अब इन 2 अप्रोचेस से आप 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, और याद रखिए सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे आप। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक प्रकार के प्रश्न तैयार करेंगे, आप एक ग्रुप के क्वेश्चन तैयार करेंगे। और मैं 100% श्योरिटी से कहता हूं कि ऐसा बीते 10 सालों में नहीं हुआ कि यूपीएससी ने एक भी प्रश्न ना पूछा हो रिवर्स में से। क्लियर? अर्थात नदियों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, बनाने लायक प्रश्न आते हैं, आउट ऑफ यूनिवर्स, आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्रश्न नहीं होते। प्रश्न बिल्कुल इजी होते हैं। देखिएगा, जो टीचर होता है, जस्ट एक 2 लाइन का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो टीचर होता है वो कभी ना कभी स्टूडेंट रहा होता है, फाइन। तो हमें यह पता होता है कि प्रश्न अगर आप 4-5 साल 10 साल इस फील्ड को दें तो धीरे धीरे करके प्रोफेशनली आपको वो चीजें समझ में आने लगती हैं कि प्रश्न कहां से आते हैं। बस समस्या यह होती है कि आप उसे अपने स्टूडेंट तक कन्वे कैसे कर पाएंगे, आप अपने जो जूनियर्स हैं उस तक इसे कैसे पहुंचा पाएंगे। अब इसे समझिए कि मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ इतनी बात मेरी फॉलो कर लें कि इस वीडियो को 2 बार देखें। अगर आप एक्चुअली में यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो मेरा आपसे डाई हार्ट रिक्वेस्ट है कि 2 बार वीडियो को देखें। 2 बार देखने के बाद हर जो इंस्ट्रक्शन मैंने मैपिंग के टाइम पर दिए हैं, यानी कि पहले नदी तंत्र को या रिवर ड्रेनेज सिस्टम को आप कॉपी पर प्लॉट करें विदाउट एनी मैप। इसके बाद इस ड्रेनेज सिस्टम को इंडिया के मैप पर प्लॉट करें। ऐसा करने पर आपको 3 वर्ष में ये सिर्फ एक वीडियो एटलीस्ट 3 से 4 प्रश्न आपको बनाकर देगा। अगर आपका फर्स्ट मेंस हुआ या फिर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर करा, आप मेंस पे गए, ये डायग्राम आप प्लॉट करेंगे, आपका एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। याद रखिए कि एग्जामिनर जो होता है वो एक ह्यूमन ही है, एक इंसान ही है,
और हर एक ह्यूमन की एक लिमिट होती है। एक ही चीज को, एक ही गाने को आप 300 बार सुनकर सेम तरीके से उसे एंजॉय नहीं कर सकते। एग्जामिनर के साथ भी यही होता है। वो एक दिन में या एक बार में 200-250 कॉपीज चेक करता है और सभी कॉपीज में एक ही आंसर लिखा गया होता है। कैसे संभव है कि एक व्यक्ति एक ही आंसर को 200 बार सेम इंटरेस्ट से पढ़े? उसका इंटरेस्ट समय के साथ कम होता जाता है, आपका आंसर उसे बोरिंग लगने लगता है। जब आप इंटरैक्टिव आंसर लिखते हो और जैसा मैंने अभी प्लॉटिंग कराई है प्रीवियसली, फाइन, उस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करते हो, तो याद रखिए मेंस कभी भी आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। दिस मेंस इज ओनली एंड ओनली फॉर द टेस्ट ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन। आपके सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने का टेस्ट होता है मेंस। एक सर्टेन लेवल तक का नॉलेज चाहिए होता है और वो आपके पास होता है क्योंकि आप प्री निकाल कर आते हैं। तो प्री में भी ये काम आएगा, मेंस में तो ये काम आएगा ही आएगा। और याद रखें कि अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया तो आज नहीं तो कल आप एक बार वापस जरूर आएंगे कमेंट सेक्शन में ये लिखने के लिए कि आज से 2 साल पहले आपने ये वीडियो देखा था, 1 साल पहले आपने ये वीडियो देखा था और आपके लिए यूजफुल रहा। तो चलिए, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे जैसे मैं आपको समझाऊं उस तरीके से आप जो है वो इसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले जानिए कि भारत में जो नदियां हैं उन नदियों को आप 2 भाग में विभाजित कर सकते हो। एक हो जाता है वो नदियां जो हिमालयीन क्षेत्रों में आती हैं। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये है भारत। और देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप फ्री हैंड मैप बनाना सीख लें। बिना इसके काम नहीं चलेगा। एक कॉपी लें, कॉपी में 100 पेजेस हो और 2 दिन के अंदर 100 बार इंडिया का मैप बना लें। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 100 बार मैप बनाया और आप एंड ऑफ द डे मैप बनाना ना सीखें। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह है इंडिया का मैप। इस प्रकार से आप पाएंगे ये जो पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं ये नेपाल वाला पार्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। इस प्रकार से चलते हुए आप आएंगे तो ये बांग्लादेश का पार्ट है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से ये हमारा राजस्थान वाला भाग, ये हमारा गुजरात वाला क्षेत्र और इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत बनके रेडी है। क्लियर? तो याद रखें भारत में नदियों को जो है आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें आपको एक भाग इस प्रकार से दिखाई देगा जहां आप पाएंगे ये कर्क रेखा है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये हिमालयीन नदियों का क्षेत्र है, अर्थात यहां पर आपको हिमालय की नदियां दिखाई देंगी और यहां पर आपको प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स दिखाई देंगी। क्लियर? तो आपको 2 तरीके से रिवर सिस्टम को देखना है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का तंत्र है। क्लियर? अब इस चीज को थोड़ा सा हम और जूम इन करें तो याद रखिए कि इस प्रकार से हम इसे और थोड़ा सा एनलार्ज कर देखें तो याद रखिए कि इस प्रकार से आप इंडिया का मैप दोबारा प्लॉट करें और अब हम इसमें नदी तंत्रों को विभाजित करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो रफली एक मैप बनके रेडी है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि आपको इस स्थान पर एक नदी तंत्र दिखाई देगा। आई थिंक अब आप सभी लोग इजीली गैस कर पाएंगे कि कौन सा नदी तंत्र है। यह नदी तंत्र जो आपको दिखाई देगा, याद रखिए इसे कहा जाता है सिंधु नदी तंत्र। हमने इसके बारे में पहले भी देख रखा है। इस प्रकार से इसी तरह से आपको एक और नदी तंत्र दिखाई देगा, याद रखें वो इस स्थान पर होगा। और अब आप लोग इजीली गैस कर पा रहे होंगे कि यहां पर जो नदी तंत्र है यह ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र होगा। क्लियर? अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं जो बीच वाला भाग है, इस भाग में आपको दिखाई देगा ये गंगा का नदी तंत्र है। अर्थात हमने अभी उत्तर भारत में 3 नदी तंत्रों को देखा। पहला ये सिंधु, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। अब यहां याद रखिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, आपको इस स्थान पर 3 वृहद नदियों का तंत्र दिखाई देता है। क्लियर? अब यहां पर आपका जो विभाजन है प्रायद्वीपीय भारत का, यहां पर प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को सामान्यतः जो स्टूडेंट हैं वो इस तरीके से विभाजित करेंगे कि 3 प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पर आपको यह नहीं करना है।
आपको यह करना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भाग में विभाजित करें और कहें कि वे नदियां जो पूर्व की दिशा में जाती हैं, वे नदियां जो पश्चिम की दिशा में जाती हैं। अब आपका जो विभाजन होगा वो इस प्रकार से होगा। कारण क्या है? तो कारण यह है कि ये चीजें थी आपके समझने के लिए। एग्जाम में कैसे आपको इसको लिखना है तो मैं आपको अभी बताऊंगा। एक भारतीय महाजल विभाजक पर्वत श्रेणी को, क्लियर, इसे ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड सिस्टम कहा जाता है। इसे इंग्लिश में जरूर याद करें। कई बार इस टर्म को अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट करके यूपीएससी पूछता है, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का एक मार्क जो है वो चूक जाता है। और याद रखिए कि इसी मिस्टेक को हमें इंप्रूव करना है। क्लियर? तो क्या कहा मैंने ये कहा कि आपको हमेशा याद रखना है ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड सिस्टम को। इसे हिंदी में भारतीय महाजल विभाजक तंत्र या भारतीय महाजल विभाजक पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्या है ये और कैसे होता है? थोड़ा सा रुके, पहले इस चीज को अपने माइंड में, वीडियो को यहां पॉज करें, इसे अपने माइंड में सेटल डाउन करें। क्लियर? क्या क्या है? तो यहां पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले सिंधु, यहां गंगा, यहां ब्रह्मपुत्र, यहां पर प्रायद्वीपीय भारत, तथा याद रखें कि प्रायद्वीपीय भारत में एक पश्चिम की ओर एक पूर्व की ओर। क्लियर? चलिए, क्लियर। तो अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन माइंड में बिल्कुल प्रॉपरली सेटल डाउन हैं। क्या क्या? तो यहां पर ध्यान से देखें। एक ये इंफॉर्मेशन है कि भारत में नदियों को जो है आप दो प्रकार से, इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि आप नदी तंत्र को जो है एक बार इस तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो अब आ जाएं, हम आते हैं इंडिया की रिवर्स की प्लॉटिंग पर और भारतीय जल विभाजक पर। क्लियर? तो यहां ध्यान से देखिए, हमको एक बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा इंडिया का मैप। और जिन बच्चों को यह नहीं पता कि क्या होता है जल विभाजक, तो बस सिंपल सी लैंग्वेज है कि ऐसा कोई भौगोलिक क्षेत्र जहां आपको दिखाई दे कि उसके दोनों तरफ दो अलग अलग दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां उपस्थित हैं, उसे जल विभाजक कहा जाता है। कुल मिला के मान लेते हैं कि एक पर्वत है, तो उस पर्वत के एक तरफ और उसके दूसरे तरफ दोनों दिशाओं में नदियों का प्रवाह है, तो इसे बेसिकली कहा जाता है जल विभाजक। पॉइंट क्लियर है? चलिए आ जाए, ध्यान से देखिए। अब यहां हम एक जल विभाजक बनाने वाले हैं। याद रखिए, आपको इस स्थान पर इस प्रकार से दिखाई देता है अरावली। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये है अरावली। अब यहां पर है विंध्य, यहां है सतपुड़ा। आई थिंक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। अब मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं। फाइन, यहां ध्यान से दें। और ये वास्तविकता में कनेक्टेड नहीं है, ये हम स्टडी पर्पसेस के लिए कनेक्ट करते हैं, जिससे हम ये पता लगा सके कि वास्तविकता में जल विभाजक है कहां पर, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है भारत में जिसके द्वारा आप ये विभाजित कर सकते हैं कि भारत में कुछ नदियां इस तरफ और कुछ नदियां इस तरफ जाती हैं। क्लियर? तो चलिए यहां ध्यान से देखें, यह है अरावली, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, यह है विंध्य, इसी प्रकार से आपको इस स्थान पर दिखाई देगा, यह है सतपुड़ा वाला भाग। और अब यहां ध्यान से देखिए, यह जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा यह है हमारा पश्चिमी घाट वाला भाग। यह है भारतीय महाजल विभाजक। कैसे? तो ध्यान से देखिए, ये अगर मैं इस प्रकार से जूम आउट करूं तो यहां आपको दिखाई देगा, इस तरह से आप पाएंगे कि इस स्थान पर आपको मुख्यतः, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर आपको मुख्यतः नदी दिखाई देगी गंगा के नाम से, और इस तरह से गंगा अपना डेल्टा का निर्माण करेगी। क्लियर? अब इसी प्रकार से आपको यहां एक नदी दिखाई देगी जो है सिंधु के नाम से, और ये अपना डेल्टा इस दिशा में निर्मित करेगी। क्लियर? अब इसी प्रकार से आपको इस दिशा में जाती हुई गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी दिखाई देगी। अब याद रखिए कि ये जो है ये पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम है। इसी प्रकार से आपको पश्चिम की दिशा में दिखेगा कि ये है नर्मदा। इसी तरह से आपको एक और नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है तापी। क्लियर? इसी प्रकार से यहां आपको और भी नदियां दिखाई देंगी जो खंबात की खाड़ी में, अब ये वाला पार्ट मैं आपको पहले भी करा चुका हूं,
ये खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। इसके पश्चात आपको यहां पर कुछ अदर नदियां भी दिखाई देंगी, जैसे गोवा वाले भाग में मांडवी और जुआरी, इसी प्रकार से कर्नाटक वाले भाग में शरावती, भरतपूसा, पेरियार और पंबा। ये बेसिकली जाती हैं किस दिशा में? पश्चिम की दिशा में। ये केरल की नदियां हैं। अभी याद करने का प्रयास ना करें, मैं पूरी प्लॉटिंग आपको समझाऊंगा। तो याद रखिए कि आपको यहां पर भारतीय महाजल विभाजक में क्या क्या दिखाई देता है। तो याद रखिए, मैं यहां मेंशन करता हूं जल भारतीय महाजल विभाजक। आप जाकर एक बार इसे किसी रेफरेंस बुक में सर्च करने का प्रयास करें, आप पाएंगे कि आपको सामान्यतः ये कंटेंट कभी दिखाई नहीं देगा, खासकर हिंदी माध्यम में, कि क्या होता है ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड या फिर क्या है भारतीय महाजल विभाजक और ये किस प्रकार से नदियों को विभाजित करता है। याद रखिए कि इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें बेसिकली आता है सबसे पहले अरावली, इसके पश्चात आता है विंध्य पर्वत, इसके पश्चात आता है सतपुड़ा, इसके बाद आता है पश्चिमी घाट। और याद रखिए कि ये जो भारतीय जल विभाजक है, ये पूर्व तथा पश्चिम, ये जो महाजल विभाजक है, ये नदियों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में विभाजित करता है। इस चीज को माइंड में सेटल डाउन करें कि सिंधु, चाहे फिर माही हो या फिर यहां नर्मदा हो, तापी हो या महादाया हो या फिर अदर कोई भी नदी हो, जो पश्चिम की दिशा में जा रही हैं, ये पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां हैं। और इसी प्रकार से आपको इस तरफ पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां दिखाई देंगी। तो इस चीज को माइंड में बेहतर तरीके से कंसोलिडेट कर लें। ओके, अब हम आ जाते हैं मेन प्लॉटिंग पर। ध्यान से देखिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के नक्शे पर बेसिकली प्लॉटिंग ऑफ रिवर्स। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि नदियों का क्रम कुछ इस प्रकार से है। आपको इस स्थान पर दिखाई देगी एक झील। आई थिंक आप सभी अब अवेयर्ड होंगे इसके नाम से। याद रखिए, इसे कहा जाता है मानसरोवर झील। क्लियर? यह है मानसरोवर। क्लियर? यहां से आपको एक नदी उद्गम लेती हुई दिखाई देगी। आप सभी को याद होगा, इसे कहा जाता है सिंधु। याद रखिए कि इस तरह से सिंधु का प्रवाह होगा और सिंधु इस स्थान पर जो है अपना डेल्टा का निर्माण करेगी। क्लियर? इसी तरह से याद रखिए कि सिंधु की सहायक नदियां, ये है झेलम। झेलम जो है वो शेषनाग बेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है तथा उद्गम लेने के पश्चात ये पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। इस प्रकार से आपको ये एक नदी दिखाई देगी, इसे कहा जाता है चिनाब। और झेलम जो है चिनाब में अपना जल विसर्जित करती है। इसी प्रकार से आपको यहां पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हुई दिखाई देगी राबी, और राबी के पास से ही आपको दिखाई देगी ब्यास। अब यहां याद रखने योग्य बात है कि ब्यास कभी भी पाकिस्तान नहीं जाती। इस प्रकार से ब्यास जो है भारत में ही सतलुज में अपना जल विसर्जित करती है तथा विसर्जित करने के पश्चात आपको दिखाई देगा कि ये अदर सभी नदियों का जल लेते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा अपना जल सीधे सिंधु नदी के अंदर विसर्जित कर देती है। तो यहां मैं नेमिंग अगर करूं तो ध्यान दीजिएगा, यह है सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास तथा इस स्थान पर सतलुज।
या सतलज। क्लियर? तो ये नदियों का इस प्रकार से क्रम है। चलिए अब इसी प्रकार से हम अगर अदर नदियां भी ड्रॉ करें तो आपको दिखाई देगा ये है बेसिकली हमारी गंगा नदी। अब यहां याद रखने योग्य बात है कि जो गंगा नदी का तंत्र है, आपको इसमें याद रखना है कि गंगा नदी तंत्र में गंगा का उद्गम सभी को याद होता है, परंतु प्रश्न कभी भी सीधे उद्गम से नहीं आएगा। अब यहां समझिएगा, गंगा नदी के बारे में जो 20 सेकंड में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इससे आप नोट डाउन करेंगे और ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पास गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर से। अपने उद्गम के समीप इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी पहुंचती है देवप्रयाग में, और याद रखिए देवप्रयाग में यह मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा आती है सतोपत ग्लेशियर से, और भागीरथी अलकनंदा मिलने के पश्चात गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पश्चात ये अपना सबसे लंबा कोर्स अर्थात अपना सबसे लंबा मार्ग ये ट्रेवल करती है कहां पे? यूपी में। सबसे छोटा मार्ग कहां ट्रेवल करती है? तो ये करती है झारखंड में, और फिर ये प्रवेश कर जाती है पश्चिम बंगाल में। याद रखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है वो स्टेट वाला प्लॉटिंग देख लेनी होगी। क्लियर? तो अब समझिए, जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचेगी तो पश्चिम बंगाल में पहुंचने के पश्चात ये 2 भागों में विभाजित होगी। क्लियर? मैं इसे यहां पर एक बार आपके लिए मेंशन करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पहले इसे सुन लें। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के पश्चात 2 भागों में विभाजित होगी। एक भाग जो है इसका जाएगा कहां पर? बांग्लादेश। याद रखिए, वो भाग बांग्लादेश गया नहीं है, अभी इंडिया में ही है। तो वो भाग जो बांग्लादेश की तरफ जा रहा है उसे इंडिया के अंदर फिर से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? फिर से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और जो दूसरा भाग है, यानी कि वो भाग जो कलकत्ता की तरफ जाएगा, उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। और हुगली की तरफ जो जा रहा है उस भाग में दामोदर अपना जल विसर्जित करती है। अब याद रखिए, गंगा का वो भाग जो भारत में है और बांग्लादेश की तरफ जा रहा है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तथा इस पद्मा में ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है। और याद रखिए, ब्रह्मपुत्र जो आती है उसका नाम होता है जमुना। क्लियर? यानी कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब पद्मा और जमुना अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र ये मिलने के पश्चात इनका नाम पद्मा ही रहता है। क्लियर? अब आपको ये जो अब आपको ये जो कंफ्यूजन हो रही है सुनने में, ये नहीं होगी जब आप इसे इस प्रकार से मैपिंग के फॉर्म में प्लॉट कर लें। ध्यान से देखें, ये है बेसिकली गंगा का नदी तंत्र। आप डिटेल में जब जाएंगे तो याद रखिए, ये है बेसिकली भागीरथी। क्लियर? यहां से इस प्रकार से आएगी, ये मिली इससे अलकनंदा। याद रखिए, ये जो स्थान है इस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। क्लियर? अब जब ये आगे कंटिन्यू करेगी तो याद रखिए, आगे जाने पर आप पाएंगे कि गंगा जो है वो 2 भागों में इस तरह से विभाजित होगी। याद रखिए, जब ये इस प्रकार से कंटिन्यू जाएगी तो एक धारा जो है वो बांग्लादेश की तरफ जाएगी, और एक धारा जो है वो चलते हुए इस प्रकार से अलग होते हुए यहां नीचे आएगी। क्लियर? ये वाला जो भाग है याद रखिएगा, इसे कहा जाता है हुगली। और याद रखिए, यहां पर आकर मिलती है इससे दूसरी नदी जिसे कहा जाता है दामोदर। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देने योग्य है, ये जो पोर्शन है ये इंडिया के अंदर है, इसे बेसिकली भारत के अंदर कहा जाता है, ये भागीरथी है पुनः। अब यहां देखिए, ये जो भाग है ये गंगा का, ये बांग्लादेश में प्रवेश करा। क्लियर? अब देखिए, ये आ रहा है पोर्शन ब्रह्मपुत्र का। याद रखिए, ब्रह्मपुत्र भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। क्लियर? क्लियर? अब ये हो जाएगा इस स्थान पर आकर जमुना, ये हो जाएगा यहां पर पद्मा, और इस तरह से ये कंटिन्यूएशन में आगे जाएगा। अब याद रखिए, यहां से एक दूसरी नदी आती है जिसे भारत में कहा जाता है बराक, और यह भी याद रखिएगा, जो बराक नदी है इसका उद्गम मणिपुर से होता है। क्लियर? मणिपुर की मैपिंग में मैंने इस रिवर के बारे में डिटेल में समझाया भी है। क्लियर?
तो यहां से बराक नदी आएगी जो इस स्थान पर अर्थात बांग्लादेश में आके इसका नाम हो जाएगा मेघना। और याद रखें इसके पश्चात जो नाम है वो मेघना ही कंटिन्यू होगा, और यही कारण है कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा को पूरा विश्व कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और बांग्लादेश इसे कहता है मेघना का डेल्टा। क्लियर? तो यहां पर अब मैं इसका बाइफर्केशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, याद रखें ये भाग है बेसिकली बांग्लादेश का, ये पोर्शन है बांग्लादेश। और याद रखें ये जो भाग है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, याद रखें ये है हमारा पश्चिम बंगाल। क्लियर? मैं यहां मेंशन कर देता हूं जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? अब ये जो सिस्टम हुआ ये आपके लिए काम का होगा गंगा नदी तंत्र को याद करने के लिए। अब इसी में हम इसकी कुछ सहायक नदियां यहां पर भी प्लॉट करेंगे और फिर मेन मैप पे भी प्लॉट करेंगे। याद रखें यहां आपको एक सहायक नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है रामगंगा। इसी प्रकार से आपको एक और सहायक नदी दिखाई देगी, याद रखिए इसे कहा जाता है गोमती। इसके पश्चात आपको दिखाई देगी घाघर, इसी प्रकार से गंडक, कोशी, और याद रखिए कोशी विसर्पण काफी ज्यादा करती है, और इसी तरह से यहां आपको दिखाई देगी महानंदा। क्लियर? हम यहां नाम मेंशन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? अब यहां ध्यान दें, याद रखिए नीचे आपको इस स्थान पर दिखाई देगी इस तरह से यमुना। अब यहां आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्लियर? बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये है बेसिकली यमुना। अब यहां आपको याद रखना है इस तरह से कि यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। क्लियर? ये है बेसिकली चंबल। क्लियर? इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगी ये है सिंध, इसी प्रकार से ये है बेतवा, इसी तरह से ये है केन, और इसी तरह से यहां से एक और नदी आती हुई दिखाई देगी जिसे कहा जाता है सोन। क्लियर? इस प्रकार से यहां आपको चंबल दिखेगी, यहां आपको सिंध दिखेगी, यहां आपको बेतवा दिखेगी, यहां आपको केन दिखेगी। और याद रखिए कि इस तरह से आपको यहां पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी दिखाई देगा। यह क्षेत्र घड़ियालों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से आपको इस स्थान पे प्रयागराज दिखाई देगा। और याद रखिए प्रयागराज से चलते हुए अगर आप कलकत्ता तक जाएं तो याद रखिएगा यही भारत का नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। और ये याद रखिए कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है वो उसी क्षेत्र में आता है जहां गंगा डॉल्फिन मिलती है। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन माइंड में हमेशा सेटल डाउन रखें। क्लियर? तो इसे अपने माइंड में सेटल डाउन हमेशा रखें। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। वहां मैं डेली क्लास एंड होने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करूंगा। अगर किसी को पीडीएफ ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में किसी से भी इसके बारे में जानकारी ले सकता है। मैं यहां पर अपने टेलीग्राम चैनल का नाम मेंशन कर देता हूं जिससे आप इजीली इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। और याद रखें आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लें या फिर आप इसे हैंड फॉर्म से यानी कि हैंड आउट के फॉर्म में इसे बना लें। अगर आपने इस चीज को बना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए आने वाले सिविल सेवा परीक्षा के सारे प्रश्न काफी इजी हो जाएंगे। क्लियर? तो ये बन के रेडी है हमारा गंगा नदी तंत्र। अब इसी को हम अपने मेन मैप पे ड्रॉ करते हैं। आ जाएं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, देखें ये है यमुना। क्लियर? अब इसी प्रकार से जो हमने ड्रॉ करा था ये ड्रॉ करते हैं हम। ये है रामगंगा, याद रखें ये है गोमती, इसी प्रकार से ये है घाघर। याद रखिए घाघर जो है वो नेपाल से आती है और नेपाल में इसे कर्नाली के नाम से जाना जाता है। रामगंगा, गोमती, घाघर, इसी प्रकार से एक आती है गंडक। याद रखिए गंडक को जो है वो
नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ये एक नदी है, इसे कहा जाता है कोशी। और याद रखिएगा कोशी जो है अपने विसर्पण के कारण बिहार में शोक लाती है, इसलिए इसे जो है बिहार का शोक भी कहते हैं। और कोशी जो है वो 7 नदियों से मिलकर बनती है नेपाल में, इसलिए इसे कई बार सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से आपको यहां दिखाई देगी महानंदा नदी। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार से आपको यहां पर दिखाई देगी ब्रह्मपुत्र। अब यहां ध्यान से देखिए, यह ब्रह्मपुत्र नदी है। क्लियर? याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, इसमें आपको याद रखना होगा, एक है ये नदी जिसे कहा जाता है सुबनसिरी। क्लियर? इसी प्रकार से एक नदी ये है जिसे कहा जाता है मानस, तथा एक नदी यहां पर आपको दिखाई देगी जिसे कहा जाता है तीस्ता। याद रखिए कि तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम वाले भाग से आती है, मानस नदी जो है वो भूटान वाले भाग से आती है, तथा सुबनसिरी जो नदी है ये आती है बेसिकली अरुणाचल वाले क्षेत्र से। क्लियर? इसी प्रकार से आपको याद रखना है, नीचे आपको एक नदी और दिखाई देगी। अब आपको मुझे बताना है, कुछ वर्क आप भी करें कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो नीचे की दिशा से आती है। इसके ऊपर यहां पर 2 नदी और हैं, एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। क्लियर? माफ कीजिएगा, दिहांग है और फिर है लोहित। क्लियर? इसी प्रकार से यहां पर आपको फिर बराक दिखाई दे इसी प्रकार से आपको फिर यहां पर बराक नदी दिखाई देगी। क्लियर? अगर किसी को समझने में समस्या हो रही हो तो याद रखें, मैं एक लेमैन डायग्राम यहां पर ब्रह्मपुत्र के लिए प्लॉट कर देता हूं, जिस प्रकार से हमने गंगा का ड्रॉ करा था। याद रखें यह ब्रह्मपुत्र नदी है, और यह बेहतर तरीके से अपने दिमाग में सेटल डाउन करें कि आपको इस प्रकार से इजीली कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम का क्लियर कट एक्सप्लेनेशन। मैं चाहता हूं कि आप इसे आवश्यक रूप से अपने आंसर में अपनी कॉपी पर मेंशन करें। अगर आपके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है तो याद रखें, इसे थोड़ा शेयर करें। जितना इसका रीच होगा उतना ज्यादा मैं मोटिवेटेड फील करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का कंटेंट डिलीवर करने के लिए। तो चलिए ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर यह है बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। यहां पर ये जो मैंने टर्न दिया है, याद रखिए ये टर्न किसी रीजन से है। याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अपने मार्ग में जैसे ही, इस प्रकार से एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए। याद रखें कि ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही भारत में इस प्रकार से प्रवेश करती है तो ये कुछ चैनल्स में डिवाइड होती है। अब ये क्यों चैनल्स में डिवाइड होती है, तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा वेट करें, ध्यान से देखिए। याद रखें आपको इस स्थान पर एक पर्वत दिखाई देगा, पर्वत का नाम आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है नामचा बरुआ पर्वत। और याद रखिए नामचा बरुआ पर्वत अरुणाचल प्रदेश में आता है और यहीं से ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में प्रवेश कर जाती है। याद रखें कि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है तिब्बत के पास मानसरोवर झील से होता है, तथा तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो का मतलब भी याद रखिएगा, इसे ये तिब्बतियन लैंग्वेज का वर्ड है, और इसे बेसिकली कहा जाता है वो चीज जो शुद्ध करती है। क्लियर? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत वाले भाग में सैंगपो के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात ये भारत में प्रवेश करती है, और भारत में कहां पर प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। और इसी प्रकार से याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है नामचा बरुआ पर्वत के पास से, और याद रखिए यहां पर इसका नाम होता है दिहांग। क्लियर? मतलब ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और अपने एटलस में मार्क करें, पेज नंबर 16 के आसपास आपको मिलेगा, इसे कहा जाता है, एक स्थान है जिसे कहा जाता है पासीघाट। यह पासीघाट के समीप 2 नदियों से मिलती है, इसलिए मैंने आपसे कहा था सभी नदियां मैं मेन मैप पर प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। यहां आपको 2 नदियां मिलेंगी,
एक को कहा जाता है दिबांग, तथा दूसरे को कहा जाता है लोहित। याद रखिए, दिबांग और लोहित जब मिलती है पासी घाट के पास, तब इसके बाद ये तुरंत प्रवेश कर जाती है असम में, और जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो अब ये आ चुकी है ब्रह्मपुत्र पासी घाट से होते हुए असम में, जहां इसका नाम होगा अब ब्रह्मपुत्र। क्लियर? अब याद रखिएगा कि यहां आपको दो नेशनल पार्क मिलेंगे, एक यहां पर नेशनल पार्क मिलेगा, याद रखिए इसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहते हैं, और इसी प्रकार से अब आपको यहां पर इसकी सहायक नदियां दिखाई देंगी। ये है सुबनसिरी, ये है मानस, ये है तीस्ता, यहां पर आपको दिखेगी बराक, यहां पर आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम आपको मुझे बताना है। क्लियर? ये याद रखिएगा, इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र है, आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर? मैं यहां नाम मेंशन करता हूं। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिए कि आप पाएंगे यहां से एक नदी हमने पहले ही ड्रॉ कर रखी है, इसे कहा जाता है गंगा, और गंगा जब इस स्थान पे आती है तो इसे कहा जाता है पद्मा। अब जब ये मिलेगी तब इस धारा का नाम है पद्मा। ये ब्रह्मपुत्र का इधर आते ही नाम हो जाता है जमुना, और ये मिलने के पश्चात कहलाती है मेघना, और इस नदी का नाम भी है मेघना, और भारत में इसे बराक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये है बेसिकली नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र का। अब देखिए ब्रह्मपुत्र के कितने नाम हैं, एक है सेंगपो, एक है दिहांग, एक है ब्रह्मपुत्र, एक है जमुना, एक है पद्मा, एक है मेघना। क्लियर? तो ये है ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र, और इसे भी हमने जो है वो इस स्थान पर प्लॉट कर लिया है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी नदियों को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें तो ये आपको दिखाई देगा इस तरह से, ये है चंबल, इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगा ये है सिंध, बेतवा, केन, और याद रखें ये है लास्ट इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान पर ये है सोन। क्लियर? अब यहां देखें तो आपको दिखाई देगा ये है दामोदर। क्लियर? अब याद रखिए इस स्थान पर कुछ अन्य नदियां भी हैं, इस प्रकार से यदि आप चाहें तो ड्रॉ कर पाएंगे। यहां है लूनी, इस प्रकार से यहां आपको बनास दिखाई देगी। क्लियर? अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। याद रखिए कि ये हमने गंगा देखा, ये हमने ब्रह्मपुत्र देखा। अब मैं यहां एक और पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। याद रखिए, इसे अपने माइंड पर हमेशा सेटल डाउन रखिएगा कि ये है बेसिकली हमारा गुजरात वाला भाग। क्लियर? अब याद रखें इस वाले क्षेत्र को इसे कहा जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ कच्छ, और ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी या गल्फ ऑफ खाम्बत। क्लियर? अब यहां पर जो नदियां जा रही हैं आपको हमेशा इसका क्रम याद रखना है। याद रखिए ये है इस स्थान पर दिखाई देगी, इसे कहा जाता है साबरमती। इस प्रकार से ये एक नदी है जिसे कहा जाता है माही। इसी प्रकार से यहां आपको एक नदी दिखाई देगी जिसे नर्मदा, तथा इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगी इसे कहा जाता है तापी। तो याद रखिए गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल विसर्जित करने वाली नदियों का क्रम इस प्रकार से है: साबरमती, माही, नर्मदा, तापी या ताप्ती। क्लियर? इसमें माही के लिए याद रखिएगा ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सेटल डाउन करें। ये 4 नदियां आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे इसेंशियली अपने नोट्स में मेंशन आप करेंगे। चलिए वापस आते हैं हमारे मैप पे। यहां पर हम एक
इनिशियल लेवल पे इसे ड्रॉ कर लें। याद रखिए ये है साबरमती, ये है माही, इसी प्रकार से यहां आपको दिखाई देगी ये नदी है नर्मदा, इसी प्रकार से आपको इस स्थान पर दिखाई देगी ये है तापी। क्लियर है? चलिए अब आए इस स्थान पर। याद रखिए अब हम कुछ नदियों को यहां एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखिए और अपने माइंड में इस चीज को सेटल डाउन करें। ध्यान से देखिएगा। याद रखें यहां एक नदी है जिसे कहा जाता है सुवर्ण रेखा। क्लियर? ये रांची के पठार से आती है। क्लियर? और ये याद रखिएगा जो सुवर्ण रेखा नदी है, इस नदी के जल के अंदर वास्तविकता में स्वर्ण अर्थात गोल्ड के पार्टिकल्स उपस्थित हैं। क्लियर? इसे कहा जाता है स्वर्ण रेखा। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तब आपको यहां पर आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। याद रखिए यह है स्वर्ण रेखा, इसके पश्चात यहां ये एक नदी है जिसे कहा जाता है बैतरणी, इसके पश्चात यहां आपको दिखाई देगा इसे कहा जाता है ब्राह्मणी, इसके पश्चात यहां आपको दिखाई देगा महानदी, इसके पश्चात यहां आपको एक और नदी दिखाई देगी चिल्का झील के पास जिसे कहा जाता है दाया। याद रखिएगा ये वही दाया नदी है जिसके किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था। और आपने एक बात पढ़ी जरूर होगी हिस्ट्री में कि अशोका ने एक नदी के रक्त तप्त हो जाने के कारण या एकदम लाल हो जाने के कारण, उस युद्ध में इतनी जाने गई थी कि उस नदी का कलर लाल हो गया था। इस कारण अशोका ने अपना जो है धर्म भी स्टार्ट करा, अहिंसा के मार्ग पर चला। ये जो नदी थी ये नदी थी दाया नदी, और इसका नाम दाया हुआ ही था क्योंकि जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तन इस नदी के किनारे हुआ था, ऐसा कहा जाता है। क्लियर? तो स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, दाया। इसके पश्चात एक और नदी याद रखिएगा, इसे कहा जाता है ऋषिकुल्या या ऋषिकुल्या। ये जो नदियों का क्रम है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल सा अगर आप कोई लॉजिक निकालें तो आप इजीली इसे याद कर पाएंगे। और यूपीएससी ने कितने बार सिर्फ इस दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम पूछा है, इसे एक बार गूगल में जाकर चेक करें। परंतु आपको कहीं भी एक स्थान पर इन सारी नदियों का क्रम दिखाई नहीं देगा। और फिर हमारे दिमाग में आता है कि यूपीएससी टफ है। यूपीएससी टफ नहीं है। याद रखें, इस क्रम को अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लें। क्लियर? जो P2I बैचेस होते हैं वहां पर स्टूडेंट को फिर ये चिल्ला चिल्लाकर क्लास में ही मैं याद कराने का प्रयास करता हूं। अब यहां पर वो संभव नहीं है। अगर आपके लिए ये अफोर्डेबल हो और आप अगर चाहें तो आप इजीली P2I बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। देखिए, आप जो है वो सामान्य तौर पर इस चीज को समझें कि एक प्रोफेशनल अप्रोच की आवश्यकता हमेशा आपको होगी। हर बार हर टॉपिक पे आपको एकदम वही चीज जो पेपर में आती है वो मिले आवश्यक नहीं है। आपको एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच चाहिए होगी। हर एक टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वहां आप जहां 100 पेज अकेले बैठकर पढ़ेंगे वहां आपका टीचर आपको एक बार में बता देगा कि डियर ये 100 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 4-5 इंफॉर्मेशन माइंड पे रखो, इससे प्रश्न आएंगे और इससे सॉल्व होंगे। और अगर आना होगा तो इससे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल सी एक लाइन आपका बहुत एफर्ट बचा लेती है। क्लियर? जैसा मैंने आपको बताया कि ये नदियों का क्रम यूपीएससी ने 5 साल में कम से कम 6 से 7 बार पूछा है। आप इसे बस याद करें तो आपको फिर पूरा नदियों का चैप्टर में एकदम ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली जो पार्ट बने P2I बैचेस का। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, मैं मानकर चलता हूं आप स्मार्टफोन में मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आपके पास स्मार्टफोन है तो 8-10 हजार का स्मार्टफोन है जो आप पढ़ने के अलावा भी यूज करते हैं। तो जब आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने आप से झूठ ना बोलें बच्चों। क्लियर? आपके पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, हमेशा पैसा कम ही होता है, इस चीज को आप समझ लें। फाइन? आपके लिए वरीयता किसकी है, आप प्रायोरिटी किसको देते हैं। क्लियर? अगर आपने अपनी शिक्षा को और अपने सपने को प्रायोरिटी दी है अर्थात प्राथमिकता दी है तो कोई भी कीमत कम नहीं होगी, कोई भी कीमत आपके लिए ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? और वैसे भी इन जनरल अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और कन्वेंशनल किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट बनते हैं, मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं फाइन कि आपको 1.5-2 लाख रुपए फीस देनी पड़ जाती है। स्टे करना इज समथिंग और उसमें अलग एक्सपेंडिचर है। आप सिंपल सी मेरी एक रिक्वेस्ट माने कि अगर आप यहां तक आए हैं मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। अदरवाइज शुरुआत वाला पार्ट देखकर 80% क्राउड चला जाता है।
यहां तक आए हो इसका मतलब है आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो। इस चीज को समझ लो बच्चे कि आपको हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट के हर एक लाइन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी है, और ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं सभी को। आप इसे खुद भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन एक समस्या हमेशा आएगी कि हमेशा आपको कुछ नी जर्क चीजें, जहां से प्रश्न आते हैं आप उससे चूकोगे। मेरी बात माने, आप कोशिश करें कि ये जो गैप है ये आप फिल कर लें, और इसका एक बहुत अच्छा माध्यम P2I बैचेस है। इन जनरल भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ऐसे भी कहूं तो मैं आपको वहां ज्योग्राफी पढ़ाता हुआ मिलूंगा, ज्योग्राफी एनवायरमेंट ये डील करता हुआ मिलूंगा, पर अगर मैं इसका पार्ट नहीं भी हूं तो भी मैं आपको इन जनरल एडवाइस देता अगर आप कभी मुझसे मिलते कि आपको एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की जरूरत है। मैं नहीं कहता हूं कि आप 2 लाख रुपए दे दे, तो मैं उस समय आपसे कहता कि कोई आप कोर्स ऐसा परचेस करें जो आपको सारी डायरेक्शन दे दे, और ये P2I बैचेस तो आपको लास्ट इंटरव्यू तक वर्क करेगा। आपका अगर प्री क्वालिफाई होता है तो जब आप मेंस देने जाओगे बच्चों, तो आपको यहां बुलाकर आपको सामने से टीचर जो है वो आवासीय कार्यक्रम में गाइडेंस देगा। क्लियर? और आपका होगा जरूर, इसको आप सेटल डाउन कर ले। अगर आप यहां तक आए हैं तो सिंपल सी बात है कि यूपीएससी का सक्सेस रेशियो जो है लेस देन 1% होता है। आप इस वीडियो में जाकर देख लें कितने परसेंट लोग यहां तक देखने आए थे। 80% लोग जा चुके हैं, सिर्फ 20% लोग यहां पर हैं। तो आप उस 20% में तो आ चुके हो, इसके आगे आप वो 1% में पहुंचने के लिए ये प्रोफेशनली सही है कि आपको आगे एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की जरूरत बच्चे पड़ेगी। और ये आप अभी अगर ज्वाइन हो जाओगे तो आपका जब प्री निकलेगा तो आपको मेंस के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। आपको जो कोड लगाना है लगा लीजिए, आपके पास सारे फैकल्टीज के कोड अवेलेबल हैं, किसी का भी कोड लगाओ, बट मिनिमम प्राइस में उसे प्रिवेल कर लें, और प्रिवेल करके फिर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। दिस इज माय फेयर एडवाइस, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये एक सही एडवाइस है। क्लियर? चलिए, तो स्वर्ण रेखा, अब यहां पर आपने देखा स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, दाया, ऋषिकुल्या। अब यहां ध्यान से देखें, ये जो रिवर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, याद रखिएगा इसे कहा जाता है बेसिकली गोदावरी। क्लियर? अब यहां याद रखिए कि गोदावरी की सहायक नदियों में मैं ऊपर एक नदी ड्रॉ करने वाला हूं। याद रखिएगा यहां पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा एक नदी। याद रखिएगा इस नदी को कहा जाता है 3 नदियों का संगम। क्लियर? मतलब यहां आपको 3 नदियां दिखाई देंगी। कौन कौन सी हैं? तो ये जो नदी आपको दिख रही है मैं इसे यहां पर ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखें। याद रखें कि मैं रफली ड्रॉ करूंगा जिससे ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी ना हो, अदरवाइज आप लोग देखेंगे ही नहीं अगली बार वीडियो। फाइन, तो ये याद रखें कि ये है अगर गोदावरी नदी, तो याद रखिएगा कि ऊपर यहां आपको एक नदी दिखेगी, ये दूसरी नदी दिखाई देगी, और ये तीसरी नदी दिखाई देगी। ये तीनों नदियों का संगम ये कहलाता है प्राणहिता। यहां पर 3 नदियां हैं, ये है पैनगंगा, ये है वैनगंगा, ये है वर्धा। क्लियर? और याद रखिए पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा ये मिलके कहलाती है प्राणहिता। इसी प्रकार से यहां पर आपको एक नदी दिखाई देगी, ये याद रखिएगा यहां पर एक नदी है, ये याद रखिएगा इसका नाम है इंद्रावती। यहां नीचे आपको दिखाई देगा, याद रखिए इसका नाम है मांजरा। इसी प्रकार से यहां आपको एक और नदी दिखाई देगी, इसका नाम है किन्नारसाना। साना या सानी, किन्नारसानी। क्लियर? तो ये है बेसिकली गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां। याद रखिए कि जब हम डिटेल में सिर्फ एक एक नदी को देखेंगे तब इसमें फिर अदर चीजें में निजाम सागर कहाँ है, या फिर इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, वर्धा जो है मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इस प्रकार से सारे डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। याद रखें कि अभी अगर हम प्लॉटिंग पे आए जिससे मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको आवश्यक रूप से बने, तो यहां प्राणहिता वाला एक डायमेंशन याद रखिएगा। इसी प्रकार से याद रखें
यहां आपको दिखाई देगी इंद्रावती। और यह प्रश्न भी आया था कि इंद्रावती नदी जो है वो सीधे अपना जल विसर्जित कर देती है बंगाल की खाड़ी में, तो क्या ऐसा है? आंसर इज नो। क्लियर। अब इसी प्रकार से आप आएंगे, यह है एक नदी जिसे कहा जाता है कावेरी। और याद रखिए गोदावरी, माफ कीजिएगा ये कृष्णा है। यहां जो नदी दिखाई देगी ये कृष्णा है। याद रखिएगा कि जो कृष्णा नदी है और गोदावरी ये संयुक्त डेल्टा बनाती है। ये गोदावरी कृष्णा के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और इसमें इसेंशियल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि यहां शेल गैस मिलती है। ये एक प्राकृतिक गैस है और शेल गैस को निकालने के लिए गुआर गम का उपयोग होता है, जिसकी खेती राजस्थान में की जाती है। इसी गुआर गम को इसरो यूज करने वाला है मार्स मिशन में ईंटें बनाने के लिए। क्लियर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो याद रखिए। अब याद रखिए कृष्णा, जो गोदावरी कृष्णा है, जस्ट अ सेकेंड, ये एक मांजरा रिवर रह चुकी है, मांजरा, और यहां पे आपको एक किनारसानी मिलेगी। क्लियर। अब ये जो कृष्णा नदी है, इसके लिए याद रखें ऊपर से इसकी एक सहायक नदी आती है जिसे कहा जाता है भीमा, और नीचे से आती है इसे कहा जाता है तुंगभद्रा। क्लियर। तो भीमा, तुंगभद्रा। अब यहां ध्यान देने योग्य है, याद रखिए कि गोदावरी आती है पश्चिमी घाट से, कृष्णा और भीमा भी आती हैं पश्चिमी घाट से, लेकिन क्रम आपको याद रखना है, गोदावरी ऊपर, फिर भीमा, फिर कृष्णा। क्लियर। इसके नीचे फिर तुंगभद्रा है। इसी प्रकार से याद रखिएगा यहां आपको एक नदी दिखाई देगी, इसे कहा जाता है पेन्नेरू, यह है कावेरी, और लास्ट में है वेंगई। क्लियर। तो ये पूर्व की दिशा में जाने वाली नदियों का क्रम है, इसे माइंड में सेटल डाउन कर लें, ये सुपर इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। तो चलिए हम यहां नाम मेंशन करते हैं। यहां पर आपको दिखाई देगा स्वर्ण रेखा, और आपको ऑर्डर वाइज इस प्रकार से याद करने की आवश्यकता है। क्लियर। मैं एक बार ऑर्डर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यह है सबसे ऊपर दामोदर, दामोदर के नीचे स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के नीचे आएंगे तो बैतरणी, बैतरणी के नीचे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के नीचे महानदी, महानदी के नीचे दाया, दाया के नीचे ऋषिकुल्या। क्लियर। इसी प्रकार से आप आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा यह है गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, प्राणहिता 3 नदियों का संगम है, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा। इसी प्रकार से आएंगे आगे तो आगे एक इंद्रावती दिखेगी, नीचे से मांजरा, और एक और नदी आई किनारसानी। क्लियर। फिर आपको दिखेगी कृष्णा, कृष्णा के ऊपर भीमा, कृष्णा के नीचे तुंगभद्रा। इसी प्रकार से फिर आएंगे पेन्नेरू, कावेरी और वेंगई। हाउ सिंपल इज दैट टू अंडरस्टैंड। क्लियर। चलिए, तो ये पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम है। क्लियर। चलिए अब आए यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगी साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, लूनी, बनास। क्लियर। इसी प्रकार से गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, महानंदा, यमुना, ये हमारी नदियों का क्रम है। ओके। सभी का अलग से भी मैंने मार्किंग कर रखी है, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ओके। चलिए अब यहां पर कुछ नदियां शेष रह जाती हैं, यानी कि वो नदियां जो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? चलिए आगे हम इसे भी देख लेते हैं। याद रखिए बच्चों, यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देने योग्य है कि जो पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां हैं, इसमें कौन कौन सी प्रमुख है? तो एक आपको यह दिखाई देगा, याद रखें, नर्मदा बाय डिफॉल्ट, तापी, साबरमती, माही। इसके पश्चात याद रखें सीधा गोवा में आ जाए, यहां आपको दिखाई देगी मांडवी, तथा जुआरी। और याद रखें मांडवी और जुआरी की संयुक्त धारा को महादाया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब देखिए महादाया यहां है, दाया रिवर वहां है। क्लियर। अब इसके अलावा यहां आपको एक नदी दिखाई देगी, इसे शरावती के नाम से जाना जाता है। शरावती नदी आती है कर्नाटक में, ये दोनों आती है गोवा में। क्लियर। इसी प्रकार से आपको 3 नदियां यहां दिखाई देंगी, याद रखिए तीनों नदियां आती हैं केरल में। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है भरतपूसा,
पेरियार और फिर है पांबा या पाम्बियार भी कहा जाता है। ये तीनों आती हैं केरला में। क्लियर। तो ये हमारी पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम है। इसमें याद रखिएगा जो भरतपूषा नदी है ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके। और ये भी याद रखिएगा कि जो यहां पर झीलें हैं इन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। ये लगून झीलों का उदाहरण है। और इसके लिए एक और इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड पर लेते हुए जाएं कि ये जो पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं ये आपको पश्चिमी घाट से ही उद्गम लेती हुई दिखाई देंगी। क्लियर। तो ये पश्चिमी घाट से ही उद्गम लेती हैं और पश्चिमी घाट से उद्गम लेने के पश्चात इस दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो ये जो हमने देखा ये लगभग 70+ नदियों का क्रम होगा। मैंने काउंट नहीं करा है परंतु ये 70 से ज्यादा नदियां अप्रोक्सीमेटली हो चुकी होंगी। क्लियर। अब समझिएगा कि इसमें कुछ छोटी नदियां भी आती हैं। जैसे अभी तक मैंने आपने नोटिस करा हो तो मैंने डिटेल मैप में गंगा को बनाया है, मैंने डिटेल्ड मैप में ब्रह्मपुत्र को बनाया है, डिटेल्ड मैप में मैंने आपको गोदावरी को बनाया है, परंतु हमने अभी तक सिंधु को नहीं बनाया। याद रखिए एक तो पहली चीज है कि मैं सिंधु का डायग्राम पहले बना चुका हूं, ठीक है। परंतु यदि आप चाहें तो आप एक बार इसे देख ले वहां जाकर कि किस प्रकार से बनता है। यहां पर कुछ चीजें आप ऐड आवश्यक रूप से करें। जैसे मैं यहां कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। यह है बेसिकली मानसरोवर झील। याद रखिएगा मानसरोवर झील से इस प्रकार से सिंधु नदी का उद्गम होता है। क्लियर। सिंधु नदी पाकिस्तान जाती है और दुष्ट पाकिस्तान में जाने के पश्चात यह डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर। यहां से एक और नदी निकलती है जिसे कहा जाता है झेलम। झेलम करती है विसर्पण और याद रखिएगा झेलम के विसर्पण के कारण इसे याद रखिए झेलम करती है विसर्पण और विसर्पण करने के पश्चात ये पीओके से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये विसर्पण के कारण एक प्रकार की झील का निर्माण करती है जिसे गोखुर झील कहते हैं और इसे वूलर के नाम से जाना जाता है। कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। अब यहां याद रखिएगा ये सिर्फ कहने की बात है, जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो वूलर झील है ये वास्तविकता में गोखुर झील नहीं है, क्योंकि गोखुर झील पूरी तरह से अलग होती है नदी से, ये अभी तक पूरी तरह से अलग नहीं हुई है। क्लियर। चलिए इसी प्रकार से याद रखिएगा सिंधु झेलम आते हैं। यहां आप पाएंगे दो नदियां हैं चंद्र तथा भागा, ये मिलकर बनाती हैं चिनाब। क्लियर। तो ये है चिनाब नदी। क्लियर। अब आएंगे राबी। याद रखिए राबी जो है वो इस प्रकार से जाकर मिलती है चिनाब से। एक और नदी है जिसे कहा जाता है ब्यास और ब्यास में आपको दो डैम दिखाई देंगे। याद रखिए मैं अभी एक इनिशिएशन कर रहा हूं, आप नोटिस करेंगे तो मैं कुछ चीजें हर बार ऐड कर देता हूं। ये क्या है? तो ये आने वाले टॉपिक का इंडिकेशन है। क्लियर। अब यहां पर आपको एक पोंग डैम दिखेगा, यहां एक हरिके डैम दिखेगा, यहीं पर आपको एक आगे भाखड़ नंगल डैम दिखेगा। ये संगम पर है सतलुज नदी पे और यहीं से फिर इंदिरा गांधी कैनाल जाएगी। हम ड्रेनेज की ओर बढ़ जाएंगे जहां से और भी ज्यादा प्रश्न आते हैं। अगर आप सभी लोग इसे थोड़ा सा सपोर्ट करें सीरीज को और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें तो हम आगे इसका कंटिन्यूएशन लेकर जरूर आएंगे। ये जो दिखाई दे रहा है याद रखिएगा ये नदी है, इसे कहा जाता है क्या? सतलुज। और सतलुज और ब्यास ये मिल जाएंगी और फिर सतलुज या सतलज नदी जो है वो आगे जाएगी पाकिस्तान में और पहले ये कनेक्ट कर लेगी चिनाब के थ्रू अदर सारी नदियों का जल। अब ये डायग्राम हमने दोबारा क्यों प्लॉट करा है तो यहां ध्यान से देखिए। याद रखें कुछ सहायक नदियां हैं सिंधु की जो आपको जाननी चाहिए। यहां याद रखें कि एक नदी यहां पर दिखाई देती है सिंधु की सहायक नदी जिसे जास्कर नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। एक नदी आपको यहां से दिखाई देगी जिसे श्योक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आपको यहां पर एक और नदी दिखाई देगी, याद रखिए इसे काबुल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो काबुल, श्योक, जास्कर ये भी इसकी अपर सहायक नदी है या ऊपर की दिशा की सहायक नदी है। याद रखिए सिंधु की सारी सहायक नदियां नीचे की दिशा से आती हैं जो मुख्यतः हमने पढ़ी हैं। तो
याद रखिए कुछ ऊपर की दिशा से अपर हिमालयन ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। तो याद रखिए अपर हिमालयन ट्रिब्यूटरी या हिमालय के ऊपरी क्षेत्र से आने वाली सिंधु की सहायक नदियों में एक आपको दिखाई देगी श्योक, एक आपको दिखाई देगी काबुल, एक आपको दिखाई देगी जास्कर। अब याद रखिएगा कुछ नाम और हैं श्योक के साथ। याद रखें एक का नाम है द्रास, एक का नाम है हुंजा। क्लियर? तो द्रास, हुंजा, श्योक, जास्कर, काबुल, ये कुछ ऐसी और सहायक नदियां हैं सिंधु की जिससे रिगार्डिंग कभी प्रश्न आ सकते हैं। याद रखें इसके ज्यादा आपको कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये नदियों का क्रम है सिंधु का। अब आप अगर देखें तो आप पाएंगे कि आपने ज्यादातर नदियों को जो है वो डायग्राम में सेपरेटली भी प्लॉट करा है। तो जो स्टार्टिंग में मैं आपसे कह रहा था कि आपको डायग्राम पहले अलग से ड्रॉ करना है, इसके पश्चात इसे मैप पर ड्रॉ करना है, ये वाला पोर्शन हमने यहां क्लास में भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप बच्चों आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अपने कमेंट जरूर सेक्शन में मेंशन करें। आपके सारे एक एक कमेंट मैं बहुत ध्यान से रीड करता हूं। याद रखें कि अगर आप इसी प्रकार से क्वालिटी और रियल यूपीएससी लेवल का कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज इसे शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे इसका रीच बढ़ेगा ये एक नया प्रयास है पुरानी ओल्ड स्कूल लर्निंग को वापस लाकर हमारे हिंदी माध्यम के रिजल्ट को इंप्रूव करने का। और याद रखिए कि एक जो टीचर होता है वो कभी ना कभी स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि वो स्टूडेंट जरूर रहा होता है और अपना एक जो ड्रीम होता है वो स्वयं तो शायद कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो देखना चाहता है कि ये जो नॉलेज है ये नॉलेज कहीं आप तक पहुंचे और कोई इसको यूटिलाइज करके वो ड्रीम अचीव करे जो आपने कभी देखा होता है। फाइन, आई नो ये बहुत जल्दी डाइजेस्टेबल नहीं होता, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज फील होना स्टार्ट होगी। ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो, फाइन, पर अगर नहीं हो पाता तब के कंडीशन में आपके अंदर एक फीलिंग जरूर आएगी कि आपने जो मेहनत करी थी उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, आप उस चीज को कैश इन नहीं कर पाए, पर कोई और जरूर करे। फाइन, तो कुछ उस प्रकार का प्रयास है कि आप जो है इस चीज को कैश इन करें और इसके नोट्स बनाएं और इसे शेयर करें। शेयर करने से होगा क्या कि हम ये समझ पाएंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं, और जहां तक मेरा मानना है कि हम जरूर सही दिशा में जा रहे हैं, तो इसे थोड़ा शेयर करके पुश करें जिससे हम मोटिवेट हो सके आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरैक्टिव वीडियो में और आपका नॉलेज एनहेंस करते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे बच्चों। थैंक यू।